तो चलिए आज का जो एनटीएससी पेपर हुआ आप लोगों का स्टेज 1 का महाराष्ट्र। तो वो ठीक ही था, मतलब एक दो क्वेश्चन ही ट्रिकी थे और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जहाँ पे थोड़ा सा रिक्वायर्ड था कि थोड़ा सा पहले से पता रहे। अच्छी बात है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, मैच दो कॉलम्स 1 and 2, मैच देम एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म। अब जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, ये किस वजह से जाता है? ये अपना है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों दिया हुआ है पता नहीं। ठीक है, तो शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन पहला तो मोशन ऑफ द अर्थ और सन अराउंड द सन इज ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ द स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड व्रिल्ड इन अ सर्कल, उसका हमको पता है कि टेंशन होता है वहाँ पे, इन्वॉल्व रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो रहता ही है, पर टेंशन इन्वॉल्व होता है स्ट्रिंग और इसके बीच में। देन मोशन ऑफ ब्लेड, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी एनर्जी है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स है यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व है। एंड मोशन ऑफ ब्लेड क्या होगा? ऑफ अ फैन। अब जो भी मोटर घूमती है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जा सकता है क्या कि करंट फ्लो कर रहा है, हमने फैन को ऑन किया करंट सप्लाई देके और वो घूमने लगा, वहां पे फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो डी के लिए मैं जाऊंगा विथ ऑप्शन 2। तो यहाँ पर सबसे सेंसिबल जो ऑप्शन दिख रहा है हमें, है ना, वो क्या होगा? दैट विल बी 1 के लिए। यहाँ पे टिक किया हुआ है, बच्चे का पेपर है, स्कैन किया है मैंने जो, है ना। तो वो आ जाएगा 1 का 4, हाँ सॉरी 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 किस में दिख रहा है? तो इजी था ये ढूंढने के लिए, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसको ज़्यादा समय ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ। अब हीट जब हमने पढ़ा था, हीट ट्रांसफर, कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है तो पहले हम लोग तो हीट को फ्लूइड मानते थे। मतलब पुराना मिसकंसेप्शन क्या था कि हीट ऐसा कुछ है, कुछ फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मेटल में। तो हम इसको एक जगह से दूसरे जगह, मतलब किसी रॉड को अगर आप एक जगह पे हीट प्रोवाइड करें तो दूसरा ही भी एंड इन अ गुड कंडक्टर क्या करेगा? कैरी करेगा, वो फ्लो करता है। तो इसको एक हीट को फ्लूइड मान के कंसेप्ट बनाते थे पहले। पर वो एनर्जी है जो एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या करती है? फ्लो करती है। समझ में आया? तो इसमें कोई, तो पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ही एकदम ही आसान है। फिर तीसरा भी क्वेश्चन एकदम आसान वाला ही है कि तीसरे क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं कि मास ऑफ प्लैनेट इज 25 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ प्लैनेट को इज 25 टाइम्स मास ऑफ अर्थ कर दिया, ये गिवन है। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 125 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी कर दिया हमने। फिर बोला है देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लैनेट, प्लैनेट से उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? इज हाउ मेनी टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के लिए हमें पता है क्या रिलेशन बनता है, हमने वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से उसको किया था। अब डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक तो लिखो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 g/r, है ना, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। देन तो हम बोल रहे हैं कि कैसे लिख सकते हैं? एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2g/r, नाइन्थ में पढ़ा है ये फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन में, एंड अंडर रूट ऑफ 2gm/r लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जी की वैल्यू पुट कर देंगे और तो दिस इज और इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे जिस बच्चे ने किया हुआ है करेक्ट आया उसका आंसर। ठीक है, और रेशो लेना है आपको एज कंपेयर टू अर्थ, तो कितना टाइम्स जाएगा? ठीक है, मास उसका गया है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ले लेंगे 25 टाइम्स, तो बचेगा 5 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 125 टाइम्स, तो 125 का अंडर रूट तो कितना होगा, है ना, क्या होगा? 125 तो 5 × 25 होगा, तो
अंडर रूट में 5 इंटू 25 तो नीचे 5 आएगा और अंडर रूट में 5 बचेगा, 5 कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ 25, तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? सबको रेशो लेते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यूज दिस फॉर इक्वेशन एंड फाइंड आउट द रेशो। ठीक है, एकदम ये भी क्वेश्चन एकदम ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है? इक्वल मासेस ऑफ आयरन, वाटर, एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरी। 4 मासेस दिए हुए हैं आपको, आयरन, वाटर, एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरी, एट सेम इनिशियल टेम्परेचर। सेम इनिशियल टेम्परेचर पे उनको हीट किया गया फॉर 5 मिनट्स। इफ द टेम्परेचर ऑब्टेन, अब हर एक का टेम्परेचर जो ऑब्टेन हुआ उसको मैंने T1 बोल दिया, T2, T3 एंड आयरन का दिया T4। तो जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से सबसे करेक्ट क्या है? हमने जहां पे कैलोरीफिक वैल्यू और स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन पढ़ा था वहां पे एक चार्ट दिया हुआ था, हमने वो चार्ट भी डिस्कस किया था। मैं एक बार बताता हूं आपको चार्ट कौन सा है। ये वाला चार्ट है। अब चार्ट में देखो, यहां पे आपको स्टेट बोर्ड में ये दिया गया है कि हीट रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है? कितना हीट लगेगा, हीट एनर्जी कितनी लगेगी जिससे टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ने लगे, है ना? तो वाटर को सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट लगता है टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अगर 10 डिग्री पे है, 11 करने के लिए उसको 1 कैलोरी ऑफ हीट लगेगी, तो ज्यादा लगती है। तो सबसे लास्ट सीरियल नंबर में देखो, 8वें नंबर पे कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को थोड़ा भी टेम्परेचर देगा वो टेम्परेचर राइज हो जाएगा 1 डिग्री से। तो अपने को जो ऑप्शन दिया हुआ था वो एल्यूमिनियम था, वाटर था, मर्क्यूरी था और आयरन था। तो सबसे कम टेम्परेचर में ज्यादा हीट, मतलब सबसे कम हीट एनर्जी देकर जिसका टेम्परेचर सडनली राइज करेगा वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इसीलिए हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मर्क्यूरी थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कैलोरीफिक वैल्यू, उसका स्पेसिफिक हीट और जो भी दिया हुआ है, इस चार्ट को थोड़ा सा अगर आप याद रखते तो ये थोड़ा सा मेमोरी वाला क्वेश्चन हो गया। अगर ये गलत भी होता है मैक्सिमम बच्चों का तो इसमें कोई दुख वाली बात मत समझना, चलो लक होता है कभी कभी। लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम में भी थोड़ा सा आप ध्यान देते अगर, तो आपको समझ में आता है कि मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा हीट होगा, उसके बाद मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद उसी 5 मिनट में आयरन सेकंड नंबर पे आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम, एंड देन सबसे कम टेम्परेचर रहेगा वाटर का। तो इस रिलेशन में अगर आप करते हैं तो जो भी आपका आंसर आता, जैसे यहाँ पर इस केस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है मर्क्यूरी का, तो T1 सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर आयरन आएगा सब सेकंड नंबर पे, तो T4 दिया हुआ है आयरन यहाँ पे, देन यहाँ पर दिया हुआ है मर्क्यूरी, और सबसे लास्ट आएगा T3, दैट इज वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। थर्ड आंसर विल बी द राइट आंसर। क्योंकि देखो आपको जो बताया गया है वो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, लेकिन ये इसके और इसके बीच में कंफ्यूजन हो सकता था। मर्क्यूरी भी अगर याद रहता तो आप कर लेते। तो ये थोड़ा सा मैं इसको मेमोरी बेस्ड मॉडरेट क्वेश्चन मानूंगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है और थोड़ा भी याद रखा है तो मेमोरी वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 5। इफ अप्रोक्सीमेटली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर इज 1.8, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं कि किसी भी मीडियम से, वैक्यूम से ग्लास में या फिर किसी भी मीडियम में आए तो इसको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या आएगा इस मीडियम का? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस पर्टिकुलर मीडियम तो दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 1.8। 1.8 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में आ जाएगी, हमारा रिलेशन आ जाएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको इधर भेजो और इसको नीचे भेजो, 3/1.8 इंटू 10⁸। तो इसको हम लोग, हमारे पास क्या आ जाएगा?
एक रिलेशनशिप आ जाएगा 30/18, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज नथिंग बट 30/18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा क्या 5/3, सही है ना, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उस पर्टिकुलर मीडियम में अपना स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास स्पीड ऑफ लाइट भी पता है और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम भी पता है। ठीक है, तो अब आपको बोला है कि अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम है इसकी स्पीड, तो ऑब्वियसली डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी जैसे एंटर कर जाता है। तो कितने गुना कम होगी, कैसे निकालेंगे इसको? अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज नथिंग बट व्हाट 5/3 इंटू 10⁸। तो रिडक्शन डिक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, तो पहले कितना डिक्रीज हुआ वो निकालो और फिर रिलेशन निकाल लो कितना डिक्रीज हुआ है ये। इसको अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा 3 - 5/3, है ना, इस रिलेशन में आएगा तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 इज द डिक्रीज, इंटू 10⁸ कर दो, इतना डिक्रीज हुआ है, इस रिलेशन में डिक्रीज हुआ है। अब इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 मतलब स्पीड ऑफ लाइट से, बराबर है ना। तो डिक्रीज इन द वैल्यू इंटू ये डिक्रीज वैल्यू है इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये एक रिलेशन आ जाएगा इंटू व्हाट इंटू 100। तो आपको जो वैल्यू आएगा दैट कम्स अराउंड 45, मतलब 44.44 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 45 लिखेंगे। होप आपको ये समझ में आया, अगर नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आसान मतलब थोड़ा सा आप लोगों को यूज़ करना पड़ा, लेकिन बहुत ही, मैं तो इसको मॉडरेट टाइप में बनाऊँ क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो एकदम ही आसान सा सवाल है, इसमें भी अगर गलतियां की है बच्चों तो एकदम प्योर ज्योमेट्री वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर था वो 45 डिग्रीज 45% होना चाहिए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो हो गया। इफ एन इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल 10 डिग्री with the horizontal is to be reflected perpendicular to the horizontal। ठीक है, अब जो भी रेज आई है is reflected to an inclined plane perpendicular to the horizontal। अब horizontal से perpendicular गया है, इससे perpendicular reflect हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, समझ लेना। by inclined plane of mirror and then inclination of the plane mirror is theta should be। अब देखो सिंपल है कि ये वाला एंगल जो दिया हुआ है 10 डिग्रीज दिया हुआ है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हमारे पास बनता क्या है, देखो ये और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है, तो ये बचा पूरा का पूरा 80 डिग्री। तो ये बना 40 एंगल ऑफ इंसिडेंस, 40 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना 50। ये 50 अगर बना और ये थीटा हमको लेना है, तो दिस थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, प्योर ज्योमेट्री से आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे ये वाला और ये वाला। समझ में आया क्या? तो आपको यहाँ से डायरेक्टली आपको अल्टरनेटली पता चलता है, या फिर डायरेक्टली आप करस्पॉन्डिंग एंगल, एक ट्रांसवर्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में जा रही है तो आपको दो करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहा है 40 डिग्रीज पे। ठीक है, प्योर ज्योमेट्री वाला सवाल, तो आंसर विल बी 40 डिग्रीज, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है सबको? तो प्लीज इसको देखो। ओके, तो इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में मैं बोलूंगा कि a ray of light follows the path as shown in the figure as it travels through different medium।
चूज द करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडाइसेस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब मुझे बताओ, मीडियम 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मीडियम दिया गया है। अब पहले मीडियम में 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरे मीडियम में क्या है 50 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। पहली बात तो ये समझ में आया क्या? ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है। फिर दूसरे मीडियम में ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा सेम, क्योंकि पैरेलल रेज है, और ये ट्रांसवर्स बन जाएगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 बन जाएगा, सेकंड मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब 50 है एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड मीडियम और थर्ड मीडियम के इंटरेक्शन में, 50 इज ग्रेटर देन 30, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, तो इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो यहां पर ऐसा कौन सा दिख रहा है जहां पर, ठीक है, और तीसरा तो कोई फंडा ही नहीं है। अब यहां पर विदाउट एनी डेविएशन जा रहा है थर्ड मीडियम से फोर्थ मीडियम में, मतलब इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ। सिंपल है, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको देखो और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही आसान से लगे मुझे, और ये अगर आसान नहीं लगे आपको तो इसका मतलब आपका थोड़ा सा इधर मिसमैच हुआ है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन, यहां पे सीधा क्वेश्चन है कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, और किसी में दिख रहा है क्या? इसमें भी दिख रहा है, थर्ड वाले इसमें भी दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, 3 में भी दिख रहा है, 1 में भी दिख रहा है। ठीक है, तो सेकेंड और फोर्थ वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें विदाउट एनी डेविएशन जा रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इन दोनों में इक्वल दिया है, मतलब आंसर 1 होगा। एलिमिनेशन करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 तो टोटली मेमोरी बेस्ड, हमने देखा था कि पुणे का कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग COEP, उन वहाँ के स्टूडेंट्स ने इसरो के माध्यम से एक स्वयं नाम का लोअर ऑर्बिट में घूमने वाला एक सैटेलाइट बनाया था, ठीक है, फॉर पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग। तो ये पूरा स्टैटिक सा डेटा अवेलेबल था हमारे पास, है ना। शायद अपने पास कुछ PDF है, उसमें ये दिख जाएगा, रुको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें है क्या स्पेस वाले, इसमें दिखाता हूँ मैं, स्पेस वाला चैप्टर है स्टेट बोर्ड में। इसको इसमें है कि 10th वाले में है, देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 10th वाले में ही है। ये वाला भी क्वेश्चन दिखाना था तुमको कि जैसे सीधा हो जा भाई, जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये स्पेस का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमको पता है कि इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए थे, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ऑब्जर्विंग स्पेस में नहीं मिला तो मुझे लगता है कि एक 10th में आपका जो सवाल है इसमें मिल जाएगा, 209 में मिल जाएगा क्या आपको? टेलीस्कोप वाले चैप्टर में शायद नहीं है वो, हाँ, स्वयं नाम का इसमें सारा कुछ दिया हुआ था। रुकिए आप थोड़ा सा, मैं इसमें देख लेता हूँ।
तो आपका ही है, लेट इट बी, जो भी है, ठीक है। सो तो सी का आंसर थोड़ा, ये 8th का आंसर इज थोड़ा सा स्टैटिक, थोड़ा रट्टा मारने वाला, मेमोरी बेस्ड है ये सारा कुछ। तो आंसर शुड बी स्वयं, जो कि आपके एनसीआर, आपके स्टेट बोर्ड की किताब में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एकदम ही कुछ बिना सिर पैर वाला दिख रहा है। एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालने बोली है हमको, ये वैल्यू मैच नहीं कर रही 1 मीटर, और ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड ऐसा दिया हुआ है, लेकिन उसका भी कोई मिसमैच हो रहा है सब कुछ, तो ये आपको बोनस मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं बनता है इसका, तो प्लीज आप इसको देख लेना। देन क्वेश्चन नंबर 10 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स एमीटर शोज डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब करंट फ्लो होगा। तो यहाँ हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, क्लोज लूप है, यहाँ पे स्विच ऑफ है, मतलब ओपन स्विच है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे रबर इंसुलेटर है, तो करंट को जाने नहीं देगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, बैटरी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो ए विल बी 1 विल बी द राइट आंसर। तो 10th का आंसर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया उन्होंने, ठीक है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, मॉडरेट सा क्वेश्चन है, इजी है बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को क्या बोला आपको, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब रिफ्लेक्शन तो हुआ है इधर, और ये रिफ्लेक्शन इधर हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली रेयर टू डेंसर मीडियम हुआ है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब 25 डिग्रीज पे ही आपको क्या मिल रहा है, रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है। एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो है ना। अब 43 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन इज 25 डिग्री। देन द रिफ्रैक्टेड रे कितने से डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या, जो इंसिडेंट रे जा रही थी सीधे सीधे, इस ग्लास स्लैब की वजह से भटक गई, तो यहां भटकी एक, और दूसरी भटकी यहां पे। तो ये वाला जो एंगल है डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए, ठीक है। तो इसको डेल्टा 1 बोलता हूं, इसको डेल्टा 2 बोलता हूं। तो अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 43 डिग्री है, तो ये ग्लैंस एंगल 47 होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये 43 है, तो ये वाला भी 43 होगा। तो पहला तो करो 43 माइनस 25, डेल्टा 2 के लिए कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्टेड रे विल बी 18, फॉर रिफ्रैक्टेड रे विल बी, है ना, 18। और 18 तो आंसर है, तो ये वाला कर दो। और यहां पर क्या होगा, 47 और 47 दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 43 आएगा, तो बचा क्या 47। तो 47 प्लस 47 कितना बचेगा, 94। तो 94, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कचरा हो गया क्या ये तो डेविएशन का आपको आना ही चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 था अपना, कि अपने पास है 3 बल्ब्स 100 वॉट वाले, तो 3 इंटू 100 कंज्यूम फॉर, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करते जाना है, फॉर कंज्यूम फॉर 5 आवर्स, प्लस फैन है 1500 वॉट का, 1500 वॉट का, कंज्यूम फॉर 7 आवर्स इंटू मल्टीप्लाई, प्लस इलेक्ट्रिक आयरन है 1100 इंटू कंज्यूम फॉर 2 आवर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 1500, प्लस ये हो गया हमारा 005 35 और 10500, प्लस ये हो गया हमारा 2200। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10,500, 11,000, 11,000, 12,000, तो 14,200 वॉट, ठीक है। अब वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे 14,200 को, तो 14,200 वॉट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये है अपना 14.2 किलोवाट, किलोवाट आवर, ठीक है, वो वॉट आवर था, ठीक है। किलोवाट आवर 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब हमको पता है एक
किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, तो 14.2 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, सही बात है ना। तो कितना आएगा इसका, 14.2 आता है क्या, कि गलत हो गया। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल भी बोला है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंटू 30 कर देंगे, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, एक दिन का पैसा निकला इतना, और 30 दिन का इंटू मल्टीप्लाई बाय 3, 30 मल्टीप्लाई करते जाओ ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में, बिलिंग वाले प्रॉब्लम में। तो इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इतना आता है। ठीक है, 2130 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस बच्चे ने किया है ढंग से, जिसका मैंने पेपर स्कैन किया है उसका। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन नंबर में आपको ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है, यहां पर 12 ओम्स, यहां पर पैरेलल में 2 दिया हुआ है, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 दैट इज 9, तो ये हो जाएगा 2 ओम्स इसका इक्विवेलेंट। तो आपके पास आता है ये 2 ओम्स, ये आएगा आपका 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 3 ओम्स इक्विवेलेंट इसका, और ये हो गया 8 ओम्स। ठीक है, अब इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज दिया हुआ है हमें 3 ओम्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट विल बी द वर्ड, 10 वोल्ट क्या है हमारा, 10 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, मतलब 30 नहीं, करंट मिल जाएगा हमारे इसके अक्रॉस। ठीक है, करंट निकाल सकते हैं हम लोग, कि अगर मैं इसको प्रॉपरली करूं तो आपको करंट मिलेगा इसके अक्रॉस, मतलब करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो 5 एम्पियर मिलेगा। ठीक है ना, समझा क्या आप लोगों को, दिस इज 2 ओम्स, दिस इज 8 ओम्स, 3 ओम्स एंड 2 ओम्स, सही बात है ना, समझा। अब इसके अक्रॉस अगर आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो करंट पासिंग थ्रू, सीरीज में जा रहा है ना अभी ये करंट पासिंग थ्रू दिस विल बी 10/2, दैट इज 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर सबसे जाएगा, तो इससे कितना जाएगा, इससे जाएगा 5 8 जा 40, इसके अक्रॉस कितना जाएगा, 5 3 जा 15, इसके अक्रॉस कितना है 10 है, तो 10 40 ये हो गया 55, 50 प्लस 65। तो टोटल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इस यहाँ पे बैटरी लगेगी 65 वोल्ट की, समझ में आ रहा है क्या आपको, बैटरी लगेगी 65 वोल्ट की। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज ए बी के अक्रॉस, टोटल वोल्टेज ए बी के अक्रॉस है 65, 8 के अक्रॉस कितना आया, 8 5 जा 40, तो 8 के अक्रॉस है 40, 3 5 जा 15 वोल्ट किसके अक्रॉस, यहाँ पे 12 है और 4 है, तो 4 के अक्रॉस 15 है, 4 ओम्स ये वाला, और 6 ओम के अक्रॉस है अपना 10 वोल्ट, क्योंकि अगर 3 ओम्स के अक्रॉस 10 वोल्ट है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन बनाया उन्होंने। तो 1 के साथ डी जुड़ गया, 2 के साथ सी जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 के साथ डी था, तो सीधा सीधा ये आंसर आ रहा है 1 के साथ डी जुड़ गया ना, तो टेंशन ही नहीं है, देखने की बात नहीं है, ब्लाइंडली मार दो। मतलब एक क्वेश्चन आ गया तो बाद, मतलब ऑप्शंस में इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जेई में वगैरह आता है वैसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, अच्छी एग्जाम में आता है वो भी वाला कंफ्यूजन नहीं है, तो बेसिक वाला है ये, पर ठीक था ये क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का मैं इसको बोल सकता हूँ कि कैलकुलेशन करना पड़ा इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस वाज योर इन डेप्थ बोलो या फिर एनालिसिस ऑफ द पेपर। बाकी 14th क्वेश्चन से केमिस्ट्री शुरू होता है, तो इसकी अपने को जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, सो फॉर मी दैट वन क्वेश्चन नंबर 9 वाज लिटिल ऑफ ट्रैक, तो मैं बोलूंगा इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, तो किस्मत है यार तुम लोगों की, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो आएगा तुमको, नहीं तो ठीक है, ये किस्मत वाला बोलूंगा मैं इसको।
और बाकी एक क्वेश्चन, ये तो ज्योमेट्री है, प्योर ज्योमेट्री, ये भी मैथमेटिक्स है प्योर। इस क्वेश्चन में मैं तुमको ब्लेम नहीं कर सकता, तुमको ठीक है अगर नहीं भी आया ये क्वेश्चन में मार्क चले गए तो गम मत मनाना, चलता है। बाकी सारा पूरा पेपर इजी था, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, अच्छे से करो। आगे जो भी है अपना बोर्ड का, 10th बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। कहाँ गया अपना